नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर है मानक इलेक्ट्रोड विभव। कुछ जाना पहचाना सा है, बिल्कुल जाना पहचाना सा है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। यही हमने पढ़ा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव? कि जब हम विभव ज्ञात कर रहे हैं, यानी जब इलेक्ट्रोड्स का विभव ज्ञात किया जा रहा है, तो वह विभव जो हम ज्ञात कर रहे हैं, हमने उसके लिए कुछ परिस्थितियां लागू कर दी, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, है ना। वो कंडीशन या वह परिस्थितियां क्या है? मतलब कि मानक मतलब विभव जो है वो परिस्थितियां क्या है, हमने कुछ परिस्थितियां लगाई थी। वो परिस्थितियां क्या थी बच्चों जो हमने लगाई परिस्थिति? सोचिए, याद कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ताप और दाब और सांद्रता। ठीक है। ताप कितना? 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। दाब 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार। ठीक है। और सांद्रता 1 m। तो हमने ये कहा था कि ये तीनों कंडीशंस हम अप्लाई कर दें STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। जब हम इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करेंगे तो वो हमारा कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यही कहा था हमने। अब देखो, अब इसमें जानने और समझने वाली बात क्या है? जानने और समझने वाली बात ये है बच्चों कि हम जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर रहे हैं, है ना, कैसे? देखो, हमने क्या लगाया? हमने लगाया भैया, एक तरफ हमने जिंक लगाई, ये जिंक की रॉड थी, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने कॉपर की रॉड लगाई। ठीक है, ऐसा हमने किया। अब इससे जो विभव उत्पन्न हो रहा था वहां पर जिंक से, यानी कि जिंक से जो विभव उत्पन्न हो रहा था वो जिंक का विभव था। कॉपर से जो विभव उत्पन्न हो रहा था वो कॉपर का विभव था। ठीक है, लेकिन इन दोनों के विभवांतर, यानी इन दोनों का यहाँ पर हम बात करते हैं अगर कि दोनों के मध्य विभवों के अंतर की बात, तो दैट इज विभवांतर। यानी इस पूरे सेल का विभव क्या होगा? ई यानी कि बात आती है सेल विभव की। किसकी बात आती है? सेल विभव। इस पूरे सेल का विभव क्या होगा? ठीक है, हमने क्या लिया? हमने दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड बनाया। हमने दो इलेक्ट्रोड क्या बनाया? हमने इलेक्ट्रोड बनाया एक एनोड, ठीक है, और दूसरा हमने बनाया बच्चों कैथोड। यही किया था हमने कि एक बनाया एनोड, दूसरा बनाया कैथोड। ठीक है, एनोड जो बनाया था, उस एनोड पर, जो एनोड हमने बनाया, वहां पर जिंक क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था। यानी कि इसका क्या हो रहा है? यानी कि जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। इसकी वजह से जो विभव उत्पन्न हो रहा था वो क्या था? ऑक्सीकरण विभव, जिसे हम लिख रहे थे EZN। किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn से Zn+2 में। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। दूसरी तरफ जो हमारा कैथोड है, जहां पर कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है या ग्रहण कर रहा है, तब उस समय जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो है अपचयन विभव। यही हमने देखा। तो ये इसकी वजह से जो उत्पन्न हुआ वो इसका विभव है, यानी कि कॉपर +2 से कॉपर में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस पूरे सेल का विभव क्या होगा? ये तो बात हुई जिंक के विभव की, ये बात हुई हमारे किसके विभव की? कॉपर के विभव की। लेकिन इस पूरे सेल का विभव, तो इस पूरे सेल के जब विभव की बात करते हैं, E0 सेल यानी सेल की। अब देखो, ये सारा जो विभव हम ज्ञात करते हैं बच्चों, ये मानक कंडीशंस में ज्ञात करते हैं। किसमें? मानक कंडीशंस में। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? E0। क्या? E0। ठीक है, यानी कि ये सारी बातें होंगी हमारी
एसटीपी पर, मानक कंडीशन पर। अब जब पूरे सेल का विभव निकालना है तो कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा कैथोड, क्या होगा कैथोड, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हुआ। यानी कि पूरे सेल का विभव क्या से ज्ञात किया जाता है, कैथोड का जो विभव है उसमें से एनोड के विभव को माइनस कर दिया जाता है। तो क्या निकल जाएगा मेरा ई सेल, भैया यही तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ जो विभव उत्पन्न हो रहा है, जो जिंक का विभव उत्पन्न हो रहा है, जो कॉपर का विभव उत्पन्न हो रहा है, उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में तो आ जाएगा पूरे सेल का विभव। अब कैथोड में से ही एनोड क्यों हम माइनस कर रहे हैं, एनोड में से कैथोड भी तो किया जा सकता था। उसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया धारा किधर प्रवाहित हो रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, अब देखो ये सब बताया है हमने, नहीं ये बताया है सब कैसे निकालेंगे, आईयूपीएसी ने, आईयूपीएसी ने उन्होंने ये बताया कि जब हम सेल का विभव निकालेंगे तो यह एक तो होगा सारी मानक परिस्थिति में, पहली बात। दूसरी बात, निकालने का फॉर्मूला या सूत्र क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम यहाँ पर मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान या वैल्यू रखेंगे, तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी जाएगी। किसकी रखी जाएगी वैल्यू, अपचयन विभव की। किसकी, अपचयन विभव की। अब आप कहोगे ये क्या चीज है भाई, देखो हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस सेल का विभव, सेल का विभव जिसका फॉर्मूला हमारे पास में रखा हुआ है, यानी ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यानी सारी बातें हमारी चल रही है एसटीपी पर इस परिस्थितियों में, इसीलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे गणना की जाए, इस पूरे सेल का विभव कैसे निकाला जाए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आईयूपीएसी ये कहता है कि चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, लेकिन मान आपको हमेशा अपचयन विभव का ही रखना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा वो हम समझते हैं। ठीक है, देखो कैसे समझेंगे इसको, जिंक के लिए मेरे पास क्या है, Zn से Zn+2, यही हो रहा है। ठीक है, तो इस जिंक के लिए Zn+2 जिंक के लिए मेरा इसका मान कितना है, इसके खुद के विभव का मान जो है वो होता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, क्लियर, या फिर मैं इसको नीचे लिख देती हूँ आपको ताकि और अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा ये बात। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम विभव की बात करें तो मेरे कैथोड और एनोड की, ठीक है, तो एनोड पर मेरे पास में यहाँ पे क्या है, जिंक। ठीक है, यानी कि ई नॉट जिंक +2 का मान आता है मेरा 0.76 वोल्ट। ठीक है, दूसरी तरफ कैथोड के लिए मेरा मान आता है कैथोड ई नॉट Cu+2 Cu। ठीक है, इसके लिए मान आता है मेरा 0.34 वोल्ट। ये मान और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब मुझे ये वैल्यू को रखना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर आ जाइए, यहां से मैंने वैल्यू ली है, क्या फॉर्मूला रख रही हूं मैं, यहाँ फिर से ये मैंने मान रख दिया, मैं फिर से फॉर्मूला रख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, यही फॉर्मूला है। अब देखो ई नॉट सेल बराबर, अब मेरे यहाँ पर कैथोड का मान क्या है, कैथोड मेरा कौन सा है भैया, ये रहा कॉपर वाला। ठीक है, अब कॉपर के लिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है, यानी कि अपचयन विभव की। तो सबसे पहले देखो ये जो वैल्यू मुझे दी है क्या अपचयन की है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि धनावेश में कमी हो रही है, धनावेश में क्या हो रही है, कमी।
धन आयन में क्या हो रही है, कमी। इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। तो वैल्यू मेरे पास जो है वो किसकी है, अपचयन विभव की है। किसकी है, अपचयन विभव की है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू रख दी 0.34 माइनस। अब एनोड की देखो, एनोड की मेरे पास वैल्यू क्या है, एनोड की मेरे पास वैल्यू है 0.76 वोल्ट। लेकिन ये तो मेरा क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसका ही अगर अपचयन करेंगे, इसका अगर अपचयन हो, कैसे, अब कहोगे मैम इसका अपचयन कैसे होगा, देखो ऐसे कैसे होगा, अगर E नॉट Zn+2 Zn, अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, धनावेश में कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही थी तो ऑक्सीकरण, कमी हो रही है तो अब क्या हो गया इसका अपचयन। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है क्या, कि अगर आपके पास में इस तरह से कोई वैल्यू दी हुई हो और हमें पता है कि हमें वैल्यू आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही रखनी है, तो बस उसका जस्ट अपोजिट यानी साइन चेंज कर दो और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में थी, हमने उसको किस में कर दिया, नेगेटिव में। इतनी सी बात है, सिर्फ दिमाग में यही बात आपको रखनी है, समझनी है। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, एक बार ध्यान से इसको समझना। हमारे पास में हमें पूरे सेल का विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सेल का विभव। ठीक है, अब सेल का विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जिंक का अपना एक विभव है और कैथोड यानी कॉपर में जो है कैथोड पर उसका अपना एक विभव है। ठीक है, अब इन दोनों का विभव के मध्य जो अंतर होगा वही हमारे सेल का विभव होगा। अब सेल का विभव निकालने का जो फॉर्मूला है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या है, ई नॉट सेल बराबर नॉट कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, जब भी हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी कि हमेशा जो वैल्यू है वो किसकी लिखी जाएगी, अपचयन विभव की। चाहे ऑक्सीकरण हो रहा हो, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है ना, हो तो ऑक्सीकरण रखा है, लेकिन वैल्यू हम किसकी लिखेंगे, अपचयन विभव की। ये क्यों किसने कहा, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपको रखनी है वो किसकी रखनी है, अपचयन विभव की। आरपी मतलब, आरपी का मतलब क्या है, अपचयन विभव, अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर हमने वैल्यू कैसे निकाली, भाई ये ऑक्सीकरण था, अगर धनावेश में कमी हो गई, जस्ट अपोजिट कर दिया तो क्या हो गया, इसका अपचयन। तो क्या निकल गया मेरे पास में, मेरे पास में निकल गया है अपचयन विभव। क्या निकल गया, अपचयन विभव। अब मैं इसका मान रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ, क्या है, -0.76 यही है वोल्ट। अब मेरे पास में ई नॉट सेल क्या निकल के आएगा, मेरे पास ई नॉट सेल निकल के आएगा कितना, 1.10 वोल्ट। क्या आएगा, 1.10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से हम सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब ये सेल का विभव हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ये आपको दिमाग में रखना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब ये बातें सारी हो गई, लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती कि हमें कैसे पता चला भाई ये जिंक का जो था वो 0.76 वोल्ट था या कॉपर का था जो 0.34 था, ये हमें कैसे पता चला, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, इसको पता करने के लिए यानी इस चीज को समझने के लिए क्या आया, इसके लिए आया हमारे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ठीक है, यानी SHE। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हमारी किसकी बच्चों, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, H मतलब क्या है यहाँ पर, ये लिख देती हूं मैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
आती है बात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्या बात, हमने ये कहा कि भाई दो विभव हमने निकाले अलग अलग, उनके मध्य का अंतर हमने देखा, यानी कि सेल का विभव हमने निकाला, लेकिन उस एक पर्टिकुलर धातु जो भी हमने ली है, यानी जो भी हमने आयन बनाए हैं, जिसका भी हम विभव ज्ञात कर रहे हैं, उसका विभव हमें कैसे पता चला कि इसका विभव क्या होगा। यानी कि हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने यूं कहा कि जो जिंक है, हमने कहा E0 जिंक Zn+2, ठीक है, जो भी वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली 0.76, ठीक है। दूसरी तरफ हमने कहा E0 कॉपर +2 इज कॉपर 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई, इन दोनों वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए क्या हुआ, आविष्कार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। देखो हमें पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से जरूरत हुई इस चीज की कि इनको कैसे ज्ञात किया जाए, तब उसके लिए आया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया गया। किसका बनाया गया, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने से क्या फायदा हुआ और क्या हम इससे जान सकते हैं, वो हम देखेंगे। देखो, यानी कि किसका बना रहे हैं हम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ये हमने रख दिया भैया, एक पात्र हमने रख दिया, कंटेनर, ठीक है। अब हमें किसका इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसको उसी के विलयन में डाला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया कोई भी अम्ल, हम यहाँ ले सकते हैं, हमने यहाँ पे ले ली HCl। अब हम डाले इसका इलेक्ट्रोड बनाए, किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन तो धातु है ही नहीं। तो अब इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, वो भी एक समस्या थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या लगाया गया बच्चों, इसके लिए लगाया गया यहाँ पे एक प्लेटिनम का तार। किसका तार, प्लेटिनम का, ठीक है। एक प्लेटिनम का तार यहाँ पे लगा दिया गया है। अब इस प्लेटिनम के तार को लगाने का क्या मीनिंग है, यानी इसको ही क्यों लगाया गया, उसको भी समझेंगे। देखो दूसरी केस, पहले तो हम इसकी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक संरचना देख लेते हैं कि आखिरकार ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना कैसे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लगाई गई, दूसरी तरफ एक उल्टे यू आकार की नली लगाई गई। कौन सी यू आकार की, उल्टे यू आकार की कांच की नली बनाई गई, ठीक है। उल्टे यू आकार की कांच की नली, और इस कांच की नली में से यहाँ से हाइड्रोजन जो गैस है वो दी गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमारा ये इलेक्ट्रोड बन गया, क्या बन तो रहा है, कैसे, लेकिन देखो यहां से हाइड्रोजन गैस पास की, ठीक है, प्लेटिनम का तार लगा दिया, प्लेटिनम की चिप नीचे है और HCl का विलयन यहाँ पे डाल दिया। अब होता क्या है बच्चों, जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम क्या है, इसकी खासियत क्या है, आपको सबको पता होगी, एक अक्रिय धातु है। क्या है, अक्रिय धातु है, यानी कि यह क्रिया नहीं करती है। ये क्रिया नहीं करती, अक्रिय है, इसका मतलब इजीली हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर अब आ जाएगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये क्रिया तो करेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पर आएगी तो ये यहाँ इस चिप पर अधिशोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिशोषित, ठीक है। और कुछ हाइड्रोजन गैस यहाँ बुलबुलों के रूप में रहेगी, ठीक है। कुछ यहाँ पर अधिशोषित, अधिशोषित मतलब इसकी प्लेट के ऊपर यहाँ पर चिपक गई है, कौन, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से अब इसका इलेक्ट्रोड बन गया। क्या, अब वाकई में इसका इलेक्ट्रोड बनने जा रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरह से व्यवहार करती है। कैसे दोनों तरह से, यानी हाइड्रोजन जो है बच्चों वो कैथोड का काम भी करेगी और वो एनोड का काम भी करेगी,
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड का काम भी कर रही है, हाइड्रोजन गैस एनोड का काम भी। इसका मतलब तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी। बिल्कुल सही है कि इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बिल्कुल हो रहा है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों ली है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों की तरह से कार्य कर रही है। ठीक है, कैसे इसको बनाया, हमने एक पात्र लिया, ठीक है, उसमें हमने HCl गैस डाली, क्योंकि हम जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसको उसी के विलयन में डालते हैं। हमने इसको HCl विलयन में डाल दिया। अब हमने एक प्लेटिनम का तार जोड़ा, ठीक है। अब इस प्लेटिनम के तार में हमने क्या लगाया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस उल्टे ही कांच की एक नली फिट कर दी और वहां से हमने हाइड्रोजन गैस पास की। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आई है तो ये इसकी सतह पर अधिशोषित हो गई, कुछ बुलबुलों के रूप में आ गई। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरह से व्यवहार कर रही है, कैथोड की तरह से भी और एनोड की तरह से भी। क्यों, कैथोड मतलब अपचयन भी हो रहा है, एनोड मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको अब समझिए। सबसे पहले मैं आपको यही समझाती हूँ ताकि आपको यही समझ में आए। अपचयन, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, H2। क्या हो गया, इसका अपचयन हुआ कि नहीं। धनावेश में कमी आ गई, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, 0, है ना। तो धनावेश में क्या आ गई, कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या हो गया, अपचयन। तो इसको कैथोड के रूप में काम में लिया जा सकता है। दूसरी बात, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कैसे, इसको भी देखते हैं। H2 यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या बन जाएगा, 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। कैसे, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है धनायन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ से हो गई 1, यहाँ क्या हो गई 1 से 0, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, धनायन में वृद्धि हो गई, धनावेश में वृद्धि होना ही क्या है, ऑक्सीकरण। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने क्या लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। क्यों लिया इसको इसलिए लिया है क्योंकि हमें विभव ज्ञात करना है। सिंपल एक, यानी कॉपर का विभव कैसे आया, जिंक का विभव कैसे आया, उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने तो क्या, ये सब IUPAC के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये सब IUPAC थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन चाहे कैथोड के रूप में लो, हाइड्रोजन चाहे एनोड के रूप में लो, इसका विभव हमेशा क्या होगा, 0 वोल्ट। क्या होगा, 0 वोल्ट। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप चाहे से हाइड्रोजन को कैथोड के रूप में लीजिए, आप चाहे से इसको एनोड के रूप में लीजिए, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में इसका विभव क्या होगा, 0 वोल्ट। किसने बताया, IUPAC ने बताया साहब, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की। अब हमने ये जान लिया, इसकी कार्य भी समझ लिया, इसकी कार्य प्रणाली, इसकी संरचना सब समझ ली। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अब ये कैसे हेल्प करेगा हमें, इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको, मानक हम अपचयन विभव और हम बात कर रहे थे ऑक्सीकरण विभव की, ठीक है। तो हम एक सिंगल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है।